हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थिंग्स दैट मैटर बाय जोशुआ बेकर बुक के बारे में। आज का ज़माना जितना तेज़ है उतना ही डिस्ट्रैक्ट करने वाला भी है। हर पल कुछ ना कुछ हमें अपनी तरफ खींचता है। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया की एंडलेस स्क्रोलिंग, ईमेल्स, एड्स और चारों तरफ का शोर। ऐसे माहौल में अपने असली मकसद यानी पर्पस को पहचानना और उस पर टिके रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। बेकर अपनी किताब थिंग्स दैट मैटर में यही बताते हैं कि कैसे ये डिस्ट्रैक्शंस हमारे डीपर डिज़ायर्स और वैल्यूज़ को दबा देती हैं। जब हम हर पल कुछ नया देखने, सुनने या करने में लगे रहते तो हमारे अंदर का असली इंसान धीरे धीरे खोने लगता है। सोचो, जब तुम सुबह उठते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? ज़्यादातर लोग फ़ोन चेक करते हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, न्यूज़ ऐप्स, कहीं ना कहीं कुछ हैपनिंग देखने की आदत बन चुकी है। यही आदत धीरे धीरे एडिक्शन बन जाती है। हमें लगने लगता है कि हम बहुत बिजी हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम अपने अंदर की आवाज़ से कटते जा रहे होते हैं। डिस्ट्रैक्शन एक ऐसा शत्रु है जो हमें दिखता नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर हमें हॉलो बनाता जाता है। हम इतना शोर सुनते हैं कि अपने दिल की आवाज़ ही दब जाती है। जोशुआ बेकर कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ डिजिटल नहीं होते। कई बार हमारे आसपास की चीज़ें भी हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे घर का क्लटर, बेवजह जमा किया हुआ सामान जो ना सिर्फ फिजिकल स्पेस घेरता है बल्कि मेंटल स्पेस भी खा जाता है। हम उन चीज़ों में उलझे रहते हैं जो मैटर ही नहीं करती। बहुत सारी चीज़ें एक्यूमुलेट करने से सेटिस्फैक्शन नहीं आता बल्कि और ज़्यादा पाने की भूख लगती है। इस दौड़ में हम भूल जाते हैं कि असली खुशी किस में है। एक सिंपल मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को छोड़ें जो ज़रूरी नहीं है। आज के समाज में एक और बड़ा डिस्ट्रैक्शन है कंपैरिजन। हम दूसरों की सक्सेस, लाइफस्टाइल और अचीवमेंट्स देखकर अपनी लाइफ को कमतर समझने लगते हैं। सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट है। हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखा रहा है और हम सोचते हैं कि हम कहीं पीछे रह गए हैं। लेकिन बेकर बताते हैं कि कंपैरिजन एक ऐसा जाल है जो न सिर्फ हमारी हैप्पीनेस को कम करता है बल्कि हमारे रियल गोल्स से भी भटका देता है। जब हम किसी और की लाइफ की नकल करने लगते हैं तो अपनी आइडेंटिटी खोने लगते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम खुद से ये सवाल करें, क्या मैं वही लाइफ जी रहा हूँ जो मैंने कॉन्शियसली चुनी थी, या फिर मैं बस बहाव में बहता जा रहा हूँ? क्या मैं अपने कोर वैल्यूज़ को जानता हूँ? क्या मैं उन चीज़ों को परस्यू कर रहा हूँ जो सच में मेरे लिए मैटर करती हैं? डिस्ट्रैक्शन से लड़ने का सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। ये जानना कि हमें डिस्ट्रैक्ट कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। जब हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ हमारी अटेंशन खा रही है, तभी हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। बेकर सजेस्ट करते हैं कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ को क्लियरली डिफाइन करें। जब हमें पता होता है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो बाकी चीज़ों को नो कहना आसान हो जाता है। एक और पावरफुल तरीका है मिनिमलिज्म को अपनाना। इसका मतलब सिर्फ कम चीज़ें रखना नहीं है, बल्कि अपने आसपास और माइंड में सिर्फ वही चीज़ें रखना जो हमें पीस और क्लैरिटी देती हैं। जब फिजिकल क्लटर कम होता है तो मेंटल क्लटर भी अपने आप कम होने लगता है। घर में साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड माहौल हमारे मन को भी ऑर्गेनाइज्ड करता है। बेकर ये भी कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में इंटेंशनल बनना होगा, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, रिलेशनशिप्स हो या करियर डिसीजंस। बिना पर्पस के जीना वैसा ही है जैसे बिना डायरेक्शन के गाड़ी चलाना। हम भले ही तेज भाग रहे हों, लेकिन अगर डायरेक्शन गलत है तो हम मंजिल से और दूर होते जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिज़ाइन करें। एक छोटा एग्जाम्पल लो। मान लो कि तुम्हें किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन तुम दिन भर फ़ोन चलाते हो और रात होते होते थक जाते हो। अब तुम सोचते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने का, लेकिन हकीकत ये है कि तुम्हारा टाइम डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें खा जाती हैं। अगर तुम जानबूझकर 30 मिनट फ़ोन को साइड रख दो और वो टाइम रीडिंग को दो, तो धीरे धीरे तुम्हारी हैबिट बन जाएगी और तुम अपने रियल इंटरेस्ट को ग्रो कर पाओगे। यही है इंटेंशनल लिविंग, जहां तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हारा टाइम कहाँ जाएगा। बेकर का मैसेज साफ है, डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा एनिमी है और पर्पस तुम्हारा ट्रू फ्रेंड। तुम जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस को कट करोगे, उतना ही ज़्यादा क्लैरिटी और सेटिस्फैक्शन तुम्हारी लाइफ में आएगा। और जब तुम एक बार क्लैरिटी पा लेते हो, तब तुम्हारी एनर्जी, फोकस और डिटर्मिनेशन भी बढ़ जाती है। डिस्ट्रैक्शन से लड़ने का एक और तरीका है डिजिटल बाउंड्रीज बनाना। अपने फ़ोन में स्क्रीन टाइम लिमिट्स लगाना, कुछ ऐप्स को अनइंस्टॉल करना, नोटिफिकेशंस बंद करना,
ये छोटे छोटे स्टेप्स तुम्हारी अटेंशन को वापस लाने में मदद करते हैं। बेकर सजेस्ट करते हैं कि हर दिन कुछ इंटेंशनल क्वाइट टाइम लेना चाहिए। कोई नॉइज नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, बस अपने आप से जुड़ने का वक्त। इस टाइम में तुम जर्नल लिख सकते हो, वॉक पर जा सकते हो, या बस कुछ देर बैठकर सोच सकते हो कि तुम्हारी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। रिलेशनशिप्स भी एक बड़ी जगह है जहां डिस्ट्रैक्शंस क्वाइटली घुस जाते हैं। हम अपने लव्ड वंस के साथ होते हुए भी पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं होते। बातचीत के बीच फोन चेक करना, सुनते हुए माइंड में कुछ और सोचना, ये सब हमें डिस्कनेक्टेड बना देता है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। लेकिन जब हम कॉन्शियस अपने समय को डिवोट करते हैं, अपने रिश्तों को प्रायोरिटी देते हैं, तब रियल कनेक्शन बिल्ड होता है। और यही कनेक्शन अल्टीमेटली हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट लाता है। जोशुआ बेकर ये भी बताते हैं कि पर्पसफुल लाइफ सिर्फ अपने लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों के लिए भी होती है। जब हम डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके अपने अंदर के पैशन को समझते हैं, तब हम ऐसे कामों में लग सकते हैं जो दूसरों के भी काम आए। चाहे वो कोई सोशल कॉज हो, वॉलंटियरिंग हो, या किसी को गाइडेंस देना। डिस्ट्रैक्शन हमें सेल्फिश बना देती है, लेकिन प्योर पज हमें सर्विस माइंडेड बनाता है। आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि डिस्ट्रैक्शंस हमेशा रहेंगे, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहेगी, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस भी बदलती रहेंगी। लेकिन अगर तुम अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की प्रैक्टिस कर लो, अपनी प्रायोरिटीज़ को साफ रखो और इंटेंशनल लाइफ जीने लगो, तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हें अपने रास्ते से हटा नहीं सकता। इस दुनिया में क्लैरिटी और पीस पाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हर दिन जब तुम उठो, खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, आज मैं कौन सी चीज़ को इम्पोर्टेंस देने वाला हूँ। अगर तुम्हारा आंसर तुम्हारे डीपर वैल्यूज से जुड़ा हो तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। डिस्ट्रैक्शन इज द एनिमी ऑफ पर्पस। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, बल्कि एक रियलिटी है जिसे हमें रोजाना कॉन्शियसली चैलेंज करना पड़ेगा। लेकिन जब तुम एक बार पर्पस को पकड़ लेते हो, तब दुनिया का कोई भी नॉइज तुम्हें डगमगा नहीं सकता। यही है रियल फ्रीडम, अपने अंदर के ट्रूथ को जीना बिना भटके, पूरी क्लैरिटी के साथ। डर एक ऐसा एहसास है जो हर इंसान के अंदर होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इस डर को समझते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग इसी डर में उलझकर रुक जाते हैं। जोशुआ बेकर अपनी किताब थिंग्स दैट मैटर में कहते हैं कि फियर पैरालाइजेस प्रोग्रेस, यानी डर हमारी तरक्की को झट से रोक देता है। हम कुछ करना चाहते हैं, कोई नया कदम उठाना चाहते हैं, कुछ अलग सोचते हैं, बट जैसे ही मन में डर आता है, हम खुद को रोक लेते हैं। और ये डर बहुत सारे रूपों में आता है। लोग क्या कहेंगे, कहीं असफल हो गया तो, या फिर खुद पर भरोसा नहीं होने का डर। सोचो तुम्हारे अंदर कोई बहुत अच्छा आइडिया है, कोई ड्रीम है जिसे तुम पूरा करना चाहते हो, लेकिन तुम एक्शन नहीं लेते क्योंकि तुम्हें डर है कि लोग तुम्हें जज करेंगे, कहीं वो तुम्हारा मजाक ना उड़ा दें, कहीं वो कहें कि ये क्या बेवकूफ़ी है, तो तुम उस आइडिया को दबा देते हो। धीरे धीरे वो सपना भी तुम्हारे अंदर ही मर जाता है। और फिर एक दिन तुम खुद से यही पूछते हो कि काश मैंने उस समय कोशिश की होती। जोशुआ बेकर बताते हैं कि ये जजमेंट का डर ही सबसे कॉमन फियर है जो लोगों को अपने कंफर्ट जोन में बांध कर रखता है। कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ फेमिलियर होता है, ज्यादा रिस्क नहीं होता, लेकिन ग्रोथ भी नहीं होती। यहाँ हम सेफ तो महसूस करते हैं, लेकिन अंदर से खाली भी रहते हैं। असली सेटिस्फैक्शन और चेंज तभी आता है जब हम इस कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं, और उसके लिए डर का सामना करना जरूरी है। फेलियर का डर भी हमें बहुत गहराई से रोकता है। हम सोचते हैं कि अगर हमने कोशिश की और फेल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, खुद को कैसे फेस करेंगे। लेकिन अगर गौर से देखो तो हर काम में फेलियर का एक रिस्क तो होता ही है। कोई भी बड़ा काम बिना रिस्क के नहीं होता। जो लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं उन्होंने भी कई बार फेल किया होता है, लेकिन वो रुके नहीं, उन्होंने अपने डर को सीढ़ी बनाया, दीवार नहीं। बेकर बताते हैं कि डर को कंप्लीटली खत्म करना जरूरी नहीं है, क्योंकि डर एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन ज़रूरी यह है कि हम उस डर को फेस करें, समझें और मैनेज करें। डर के बावजूद एक्शन लेना ही करेज कहलाता है। कई बार हमें एक्शन लेने के लिए डर के खत्म होने का इंतज़ार रहता है, लेकिन सच तो ये है कि जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे तब तक डर कभी जाएगा ही नहीं। एक एग्जाम्पल लो, मान लो किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। उसे लगता है कि वो ऑडियंस के सामने बोल नहीं पाएगा, उसकी आवाज़ कांपेगी, लोग हंसेंगे। अब अगर वो बार बार इसी डर को सोचता रहेगा तो वो कभी स्टेज पर चढ़ ही नहीं पाएगा।
लेकिन जैसे ही वो पहली बार कोशिश करता है, इवन इफ वो नर्वस हो, लेकिन उसने एक कदम बढ़ाया तो उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है, दूसरी बार और अच्छा होगा। यही प्रोसेस है, फेस योर फियर टू रिड्यूस योर फियर। बेकर ये भी बताते हैं कि इनसिक्योरिटी यानी अपने आप में भरोसा न होना भी फियर का ही एक रूप है। हमें लगता है कि हम उस चीज़ के लायक नहीं हैं, हमारे पास वो स्किल्स नहीं है, या हम उतने स्मार्ट नहीं हैं जितना होना चाहिए। लेकिन ये सारे विचार हमें एक्शन लेने से रोकते हैं। हम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं और दूसरों को ओवर एस्टिमेट। लेकिन अगर हम एक छोटा कदम लेकर शुरू करें तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आने लगता है जिसकी हमें ज़रूरत है। डर का सामना करने का सबसे पहला स्टेप है उसे पहचानना। हमें खुद से पूछना चाहिए कि मैं ये काम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मुझे असफलता का डर है? क्या मैं रिजेक्शन से डरता हूँ? या मैं खुद पर विश्वास नहीं करता? जब हम इस डर को स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं तभी हम उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। बेकर एक शक्तिशाली बात कहते हैं कि डर अक्सर कल्पना में बढ़ा होता है, रियलिटी में नहीं। हम डरते हैं उन चीज़ों से जो अभी हुई भी नहीं है, जो सिर्फ हमारे दिमाग में है। लेकिन जैसे ही हम एक्शन लेते हैं हमें महसूस होता है कि चीज़ें उतनी स्कैरी नहीं थीं जितनी हमने सोची थी। एग्जाम्पल के तौर पर, जब कोई पहली बार किसी से माफ़ी मांगता है या अपने दिल की बात कहता है तो वो सोचता है कि सामने वाला बुरा मान जाएगा। लेकिन जब वो ऑनेस्टली बात करता है तो चीज़ें सरप्राइजिंगली अच्छी निकलती हैं। जोशुआ बेकर ये भी सजेस्ट करते हैं कि हमें खुद को बार बार याद दिलाना चाहिए कि करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स द विलिंगनेस टू एक्ट डिस्पाइट फियर। जब हम ये माइंडसेट बना लेते हैं तो हमारा रिलेशनशिप फियर से बदलने लगता है। हम डर से भागने की जगह उससे बात करने लगते हैं और फिर डर भी हमारा टीचर बन जाता है, एनिमी नहीं। डर से लड़ने का एक और तरीका है सपोर्ट सिस्टम बनाना। जब हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमें इनकरेज करते हैं, हमारी ग्रोथ में बिलीव करते हैं, तो हमें भी खुद पर कॉन्फिडेंस आने लगता है। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के बीच हैं जो हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, हर आइडिया को काटते हैं, तो हमारा डर और गहरा हो जाता है। इसलिए हमें अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो हमें अपलिफ्ट करें। बेकर का मानना है कि मीनिंगफुल चेंज शुरू ही वहीं से होती है जहां डर होता है। जब तक हम डर से भागते रहेंगे तब तक हम अपने अंदर के पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। डर उस दरवाजे की तरह है जिसके पीछे ग्रोथ, फ्रीडम और सेटिस्फैक्शन छिपी है। अगर तुम उस दरवाजे को नहीं खोलते तो तुम हमेशा उसी कमरे में बंद रह जाओगे जहां सिर्फ रिग्रेट्स हैं। कई बार डर का सामना करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं होती, बस एक छोटा एक्शन लेना काफी होता है। मान लो तुम किसी प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहते हो लेकिन डर रहे हो कि यह सफल होगा या नहीं, तो सबसे पहला स्टेप ये हो सकता है कि तुम उस आइडिया को किसी ट्रस्ट वाले इंसान के साथ शेयर करो, उससे फीडबैक लो, फिर थोड़ा रिसर्च करो, फिर छोटा सा ड्राफ्ट बनाओ। ये छोटे स्टेप्स तुम्हें धीरे धीरे बड़े बदलाव की तरफ ले जाते हैं। डर को चैलेंज करना एक डेली प्रैक्टिस है। हर दिन हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे। जब हम बार बार अपनी कंफर्ट जोन की बाउंड्री को थोड़ा और पुश करते हैं तब हमारे अंदर की करेज ग्रो होती है। बेकर कहते हैं कि कंफर्ट जोन एक सॉफ्ट प्रिजन की तरह है, जैसे रेशमी जंजीरें। बाहर से सब अच्छा लगता है लेकिन अंदर से वो हमें रोक रही होती है। फियर से बाहर निकलना सिर्फ पर्सनल सक्सेस के लिए नहीं बल्कि डीपर हैप्पीनेस के लिए भी जरूरी है। जब हम डर से लड़ते हैं तब हमारे अंदर एक सेटिस्फैक्शन आता है कि हमने खुद पर जीत पाई। यही इनर ग्रोथ का रास्ता है। और फिर हम सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन जाते हैं। आखिर में जोशुआ बेकर का मैसेज साफ है, डर से डरने की जरूरत नहीं, उसे समझने और फेस करने की जरूरत है। जब हम फियर के आगे झुकते हैं तो हमारी पॉसिबिलिटीज बंद हो जाती हैं, लेकिन जब हम उस डर को देखने की हिम्मत करते हैं तब हमारी दुनिया बदलने लगती है। तो अगली बार जब तुम्हारे मन में डर उठे, उसे पहचानो, उसे समझो और उसके खिलाफ एक एक्शन लो, इवन इफ इट्स अ स्मॉल वन। याद रखो, फियर तुम्हें रोक सकता है लेकिन तुम उसे हरा भी सकते हो। बस शुरुआत करने की देर है। हम सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जो हमें बार बार पीछे खींचता है। कुछ डिसीजंस जो गलत हो गए, कुछ बातें जो नहीं कह पाए, कुछ मौके जो गंवा दिए, और फिर उन्हीं बातों का पछतावा यानी रिग्रेट और उनसे जुड़ी शर्म यानी शेम हमारे साथ एक इनविजिबल वेट की तरह चिपक जाती है। जोशुआ बेकर अपनी किताब थिंग्स दैट मैटर में इस बात पर जोर देते हैं कि द पास्ट डजंट डिफाइन यू,
यानी तुम्हारा अतीत ये तय नहीं करता कि तुम आज क्या हो या कल क्या बन सकते हो। अगर तुम अपने पुराने डिसीजंस, फेलियर्स या गिल्ट को अब भी अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो तो तुम अपने आज को जीने की ताकत खो रहे हो। कई बार हम अपने पुराने मिस्टेक्स को इतनी बार दोहराते हैं कि वो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। मान लो किसी ने एक बार कोई ऐसा काम किया जो गलत साबित हुआ, शायद किसी ने गलत रिलेशनशिप में टाइम इन्वेस्ट कर दिया, किसी ने जॉब छोड़ दी और बाद में अफसोस हुआ, या फिर किसी ने कोई ऐसा फैसला लिया जिससे किसी का दिल टूट गया। अब भले ही वो इंसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसके मन में एक वॉइस बार बार कहती है, तू वही है जिसने ये गलती की थी, तू सुधर नहीं सकता। और यहीं से एक इंटरनल गिल्ट बन जाता है जो धीरे धीरे सेल्फ वर्थ को कम करता है। जोशुआ बेकर कहते हैं कि यही रिग्रेट और शेम हमारी जिंदगी की हिडन एंकर्स बन जाते हैं। वो बाहर से दिखते नहीं, लेकिन हमें वहीं रोक कर रखते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। हम सोचते हैं कि हम अपने पास्ट को कैरी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि हमारा पास्ट हमें कैरी कर रहा होता है नीचे की तरफ, उस जगह जहां ना फ्रीडम है ना जॉय है। अब सवाल उठता है कि क्या पास्ट को भूल जाना आसान है? बिल्कुल नहीं। इंसान की मेमोरी सेलेक्टिव नहीं होती, लेकिन बेकर ये समझाते हैं कि पास्ट को लेट गो करने का मतलब ये नहीं कि तुम उसे इरेज कर दो, बल्कि ये है कि तुम उस मेमोरी को अब डिफाइन करने की परमिशन मत दो, उसका कंट्रोल अपने आज पर मत आने दो। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सब गलतियां करते हैं और वही गलती हमें इंसान बनाती है। अगर हम सिर्फ परफेक्ट डिसीजंस लेते तो हम कभी ग्रो ही नहीं कर पाते। हर फेलियर, हर रिग्रेट हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, लेकिन जब हम उसी गलती में उलझे रहते हैं, जब हम बार बार उस सिचुएशन को माइंड में रिवाइंड करते हैं, तो हम न तो उससे सीख पाते हैं और न ही आगे बढ़ पाते हैं। बेकर एक पावरफुल आइडिया शेयर करते हैं, लाइव प्रेजेंटली एंड इंटेंशनली। जब तुम अपने पास्ट को छोड़ते हो, तभी तुम्हारे पास वो एनर्जी बचती है जिससे तुम अपने प्रेजेंट को अच्छे से जी सकते हो। सोचो, अगर तुम्हारी मेंटल एनर्जी हर समय उस गिल्ट में फंसी है कि तुमने पहले क्या खो दिया, तो तुम्हारे पास आज के लिए क्या बचेगा? तुम चाहकर भी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन हर वक्त पीछे देख रहा होगा। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल लो। मान लो किसी ने स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लिया और अब उसे लगता है कि उसकी जिंदगी खराब हो गई। वो सोचता है कि अगर उस वक्त मेहनत करता तो आज कहीं और होता। अब यही सोच उसे आज कुछ नया करने से रोक रही है। लेकिन बेकर कहते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि तुमने कल क्या नहीं किया, बल्कि इस पर करता है कि आज तुम क्या करने जा रहे हो। जब तुम अपने पास्ट से सीखकर आज के लिए एक नया कदम उठाते हो, तभी तुम असली सेंस में अपने जीवन को बदल सकते हो। हमारे कल्चर में भी अक्सर लोग किसी की पास्ट आइडेंटिटी को उसका परमानेंट लेबल बना देते हैं, जैसे अरे ये तो पहले फेल हो गया था, इसने तो कभी कुछ ठीक से किया ही नहीं, या ये तो बहुत इम्पल्सिव डिसीजंस लेता है। ऐसे लेबल्स इंसान को बांध देते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम खुद पर वो लेबल न लगाएं। हर इंसान बदल सकता है, ग्रो कर सकता है। पास्ट सिर्फ एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। बेकर ये भी कहते हैं कि अपने पास्ट को छोड़ना फॉरगिवनेस के बिना पॉसिबल नहीं है, खासकर सेल्फ फॉरगिवनेस। खुद को माफ़ करना आसान नहीं होता, लेकिन ज़रूरी होता है। जब तुम अपने आप से कहते हो कि हाँ मैंने गलती की थी, लेकिन मैं उससे बेहतर बन चुका हूँ, तब तुम खुद को एक नई शुरुआत का मौका देते हो। खुद को माफ़ करना कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। इस प्रोसेस में जर्नलिंग बहुत मदद कर सकती है। बेकर सजेस्ट करते हैं कि हम अपने रिग्रेट्स को लिखें डिटेल में, साफ साफ, और फिर ये लिखें कि हमने उनसे क्या सीखा। फिर उस पेज को बंद करके सिंबॉलिकली ये इमेजिन करें कि अब हमने उस गिल्ट को बंद कर दिया है। ये एक स्मॉल रिचुअल है, लेकिन इसका इमोशनल इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। इंटेंशनल लिविंग तभी पॉसिबल है जब हम अपने डिसीजंस कॉन्शियसली लें, बिना गिल्ट और शेम के इन्फ्लुएंस के। जब पास्ट हमें कंट्रोल करता है, तब हमारे सारे डिसीजंस डिफेंसिव हो जाते हैं, जैसे मैं अब रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि पहले फेल हो गया था, या मैं किसी से दिल नहीं लगाऊंगा क्योंकि पहले हर्ट हुआ था। लेकिन इंटेंशनल लाइफ जीने के लिए करेज चाहिए होता है। वो करेज जो कहता है मैं जानता हूँ कि मैं पहले गिरा था, लेकिन अब मैं फिर से कोशिश करूंगा। जोशुआ बेकर इस बात पर भी जोर देते हैं कि लेटिंग गो डजंट मीन फॉरगेटिंग। इसका मतलब है कि हम उस पास्ट इंसिडेंट को नए पर्सपेक्टिव से देखना सीखें, जैसे कोई पुराना जख्म जो अब भर चुका है, लेकिन उसका निशान हमें याद दिलाता है कि हमने उसे सहा और उससे उबर भी आए। यही माइंडसेट हमें एम्पावर करता है, डराता नहीं।
बेकर ये भी समझाते हैं कि कई बार हम दूसरों की गलती को भी अपने अंदर का शेम बना लेते हैं। किसी और की वजह से हम टूटे, लेकिन अब हम खुद को दोष देने लगते हैं। जैसे किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हो और अब खुद को ही ब्लेम करते हो कि मैं इतना नाइव कैसे था। लेकिन वो तुम्हारी गलती नहीं थी, वो तुम्हारा लर्निंग फेज था। खुद को उस समय की अवेयरनेस से जज करना अनफेयर है। इसलिए पास्ट से बाहर निकलने के लिए सेल्फ कंपैशन भी जरूरी है, अपने आप से नरमी बरतना। जैसे तुम अपने किसी दोस्त को उसकी गलती के बाद एनकरेज करते, वैसे ही खुद को भी 2 शब्द प्यार के कहो। खुद से बात करो, खुद को हील होने दो। सबसे ब्यूटीफुल बात जो जोशुआ बेकर कहते हैं वो ये है कि जिंदगी हर पल तुम्हें एक नया पेज देती है। तुम चाहे जितने भी पुराने चैप्टर्स में उलझे हो, तुम्हारे पास आज का पेज खाली है, तुम उस पर कुछ भी लिख सकते हो। तो क्यों ना एक नया नैरेटिव शुरू किया जाए, एक ऐसा नैरेटिव जो तुम्हारी स्ट्रेंथ को दिखाए, तुम्हारे ग्रोथ को सेलिब्रेट करे और तुम्हें वो जिंदगी जीने का हक दे जो तुम सच में डिजर्व करते हो। तो अगली बार जब तुम्हारा मन तुम्हारे पुराने डिसीजंस की याद दिलाए तो खुद से कहो, हाँ वो मेरा हिस्सा थे, लेकिन वो मैं नहीं हूं, तुम उससे बहुत ज्यादा हो। तुम्हारा अतीत तुम्हारी कहानी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो तुम्हारा भविष्य तय नहीं करता। असली ताकत इसी बात में है कि तुम उस स्टोरी को रीराइट कर सको आज, अभी, इसी पल से। पास्ट डजंट डिफाइन यू, ये लाइन जितनी सिंपल लगती है उतनी ही ट्रांसफॉर्मेटिव है। बस तुम उसे जीने की हिम्मत करो। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां बचपन से ही हमें कुछ डिफॉल्ट स्क्रिप्ट्स सिखा दिए जाते हैं, जैसे पढ़ाई में अच्छे नंबर लाओ, फिर बड़ी नौकरी पाओ, फिर बड़ा घर और बड़ी गाड़ी खरीदो ताकि लोग तुम्हें सक्सेसफुल समझें। ये पूरी व्यवस्था एक तरह की इनविजिबल प्रोग्रामिंग होती है जो हमें बताती है कि अच्छी जिंदगी दिखती कैसी है। लेकिन जोशुआ बेकर अपनी किताब थिंग्स दैट मैटर में कहते हैं कि ये सब फॉल्स नैरेटिव्स हैं, यानी नकली कहानियां जो कल्चर हमें बेचता है। कल्चर हमें बताता है कि हैप्पीनेस स्टेटस से मिलती है, पीस कंपटीशन में है और फुलफिलमेंट चीज़ें खरीद कर आती है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। सोच के देखो, जब तुम इंस्टाग्राम पर किसी को उसकी लग्जरी वेकेशन पर देखते हो या कोई दोस्त नई कार खरीदता है तो अंदर ही अंदर एक हल्की सी बेचैनी होती है। एक कंपैरिजन शुरू हो जाता है। लगता है कि हम पीछे हैं, कि हमारी जिंदगी में कुछ कमी है। यही है कल्चर का ट्रैप। ये तुम्हें बार बार याद दिलाता है कि तुम्हारे पास जो है वो इनफ नहीं है और तुम्हें और चाहिए बेटर फोन, बेटर क्लोथ्स, बेटर जॉब, बेटर लाइफस्टाइल। लेकिन जोशुआ बेकर कहते हैं कि इस रेस में दौड़ते दौड़ते हम भूल जाते हैं कि असली खुशी बाहर से नहीं, अंदर से आती है। इस फॉल्स नैरेटिव की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये इतने सटल तरीके से काम करता है कि हमें पता भी नहीं चलता। हम खुद को फ्री सोचने वाला इंसान समझते हैं, लेकिन हमारी सोच पहले से ही इस सिस्टम से इन्फ्लुएंस्ड होती है। कल्चर हमें सिखाता है कि तुम जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा वैल्यूबल होगे। लेकिन बेकर पूछते हैं, क्या पैसे से तुम्हारी वैल्यू तय होनी चाहिए? क्या इंसान की वर्थ उसकी सैलरी से मापी जा सकती है? ये सोच इंसान को मशीन बना देती है जहां आउटपुट ही सब कुछ है और इनर पीस की कोई कीमत नहीं। ये कल्चर सिर्फ स्टेटस को ही नहीं बल्कि कंपटीशन को भी ग्लोरीफाई करता है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि दूसरों से आगे निकलना ही सफलता है। स्कूल में पहला आना, ऑफिस में प्रमोशन पाना, सोशल सर्कल में सबसे ज्यादा अचीवमेंट दिखाना, ये सब हमारे सबकॉन्शियस में डाला जाता है। लेकिन इसी सोच की वजह से लोग एंग्शियस हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं और कभी ट्रूली सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, क्योंकि चाहे जितना भी हासिल कर लो कोई ना कोई तुमसे आगे होगा। और फिर तुम खुद से सवाल पूछते हो, क्या मैं इनफ हूं? कंज्यूमरिज्म यानी हर चीज को खरीद कर अपनी लाइफ बेटर बनाने का इल्यूजन कल्चर का तीसरा बड़ा झूठ है। नए गैजेट्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, लग्जरी आइटम्स, इन सब का मैसेज ये होता है कि अगर ये चीज तुम्हारे पास है तो तुम्हारी जिंदगी बेहतर है। लेकिन सच ये है कि ये चीजें सिर्फ टेम्परेरी एक्साइटमेंट देती हैं, परमानेंट कंटेंटमेंट नहीं। बेकर बताते हैं कि जितनी ज्यादा चीजें हम एक्यूमुलेट करते हैं उतना ही ज्यादा मेंटल क्लटर हमारे अंदर होता है। जरूरतें कभी खत्म नहीं होती और इस साइकिल में हम अपनी रियल जरूरतें पहचानना ही भूल जाते हैं। जोशुआ बेकर हमें चैलेंज करने के लिए कहते हैं कि क्या हम इन कल्चरल नैरेटिव्स को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं या हमने कभी रुक कर ये सोचा है कि हम सच में क्या चाहते हैं? क्या हम अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं या सोसाइटी ने हमारे लिए एक स्क्रिप्ट तैयार कर दी है जिसे हम बस निभा रहे हैं? बेकर सजेस्ट करते हैं कि हमें इन डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट्स को रिजेक्ट करना होगा ताकि हम अपनी कहानी खुद लिख सकें।
हमारी जिंदगी का मीनिंग बाहर से नहीं आएगा, वो हमें खुद डिफाइन करना होगा। मान लो तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी है, अच्छा घर है और सब बाहर से परफेक्ट दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम खाली महसूस करते हो। तुम हर सुबह उठते हो और एक बोझ जैसा लगता है। अब कल्चर कहेगा शायद तुम्हें और पैसा कमाने की जरूरत है, शायद एक और वेकेशन ले लो या कोई नई चीज खरीद लो जिससे बेटर फील होगा। लेकिन बेकर कहते हैं कि असली सवाल यह है, क्या तुम वो जिंदगी जी रहे हो जो तुम्हारा दिल चाहता है? बहुत से लोग अपनी पूरी उम्र इस झूठे कंफर्ट जोन में बिता देते हैं। उन्हें लगता है कि स्टेबिलिटी ही सक्सेस है और रिस्क लेना बेवकूफ़ी है। लेकिन जब अंदर से कुछ आवाज़ देती है कि ये रास्ता मेरा नहीं है, तब कल्चर उस आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है। वो कहता है एडजस्ट कर लो, सपने बाद में देखना, प्रैक्टिकल बनो। लेकिन यही सप्रेशन धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन और डिससैटिस्फैक्शन में बदलता है। बेकर कहते हैं कि अगर तुम अपने अंदर की आवाज़ को सुनना शुरू कर दो और अपनी लाइफ के डिसीजंस उसी बेसिस पर लेने लगो, तो तुम धीरे धीरे कल्चर के झूठ से बाहर आने लगते हो और तभी तुम अपनी खुद की इंटेंशनल लाइफ डिज़ाइन कर पाते हो। इसका मतलब है कि तुम अपने वैल्यूज़ को पहचानते हो, अपने स्ट्रेंथ्स को एक्सेप्ट करते हो और अपने बिलीव्स को कॉन्शियसली चुनते हो। इंटेंशनल लिविंग सिर्फ कम चीज़ें खरीदो या सादा जीवन जियो की बात नहीं है। इसका असली मतलब है कि तुम्हारा हर कदम, हर डिसीजन एक क्लियर पर्पस के साथ हो। तुम क्यों काम कर रहे हो, क्यों समय दे रहे हो किसी चीज़ को, क्यों किसी रिलेशनशिप में हो। अगर इन सब का जवाब तुम खुद तय कर रहे हो तो तुम कल्चर के झूठ से बाहर आ चुके हो। बेकर ये भी कहते हैं कि कल्चर का प्रेशर हर जगह है, फैमिली, फ्रेंड्स, मीडिया और यहाँ तक कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी। लोग कहते हैं सेटल हो जाओ, घर खरीदो, बच्चे हो जाने दो, फिर सब ठीक लगेगा। लेकिन क्या कभी किसी ने ये पूछा कि तुम्हारी डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस क्या है? ये सवाल पूछने से ही सच्चा बदलाव शुरू होता है। ये जर्नी ईजी नहीं होती। कल्चर से लड़ना मतलब पूरे सिस्टम से अलग सोचना। जब तुम बोलते हो कि मुझे स्टेटस से फर्क नहीं पड़ता या मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहता, तो लोग तुम्हें अजीब नज़र से देखते हैं। लेकिन अगर तुम सच में इंटेंशनल लाइफ जीना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी पीस, तुम्हारा क्लैरिटी ही तुम्हारा रिवॉर्ड होगा। बेकर बताते हैं कि ये फॉल्स नैरेटिव्स सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस ही नहीं है, बल्कि हमारी ट्रू पोटेंशियल को ब्लॉक भी करते हैं। हम बड़े हो जाते हैं लेकिन बड़े ड्रीम्स देखना छोड़ देते हैं। हम प्रैक्टिकल बन जाते हैं लेकिन पैशनेट होना भूल जाते हैं। कल्चर कहता है सेटल हो जाओ और हमारा दिल कहता है उड़ना है। अब चॉइस तुम्हारी है कि तुम किसकी सुनोगे। लेटिंग गो ऑफ दीज कल्चरल स्क्रिप्ट्स का मतलब है कि अब तुम खुद अपने जीवन के लेखक बन रहे हो। तुम डिसाइड कर रहे हो कि तुम्हारी कहानी कैसी होगी। तुम खुद सोच रहे हो कि तुम्हारी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। और जब ये शिफ्ट आता है तब तुम्हारी लाइफ में सच्ची फ्रीडम और फुलफिलमेंट आता है। तो अगली बार जब कल्चर तुम्हें कहे कि तुम्हें ये चाहिए ताकि तुम्हारी जिंदगी बेहतर लगे, तो पॉज करना और खुद से पूछना, क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है? क्या मैं ये इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए या इसलिए क्योंकि सोसाइटी ने कहा कि मुझे चाहिए? ये सेल्फ अवेयरनेस ही तुम्हें गाइड करेगी उस पाथ की तरफ जो सच में तुम्हारा अपना है। कल्चर ने तुम्हारे लिए कहानी लिख दी है, लेकिन तुम वो कहानी बदल सकते हो। और यही है बेकर का असली मैसेज, रिजेक्ट द फॉल्स नैरेटिव एंड राइट योर ओन। तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हारी जिंदगी का असली मकसद क्या है, ये सब तुम तय करो, न कि कोई और। यही है एक मीनिंगफुल लाइफ की शुरुआत। पैसे की ज़रूरत कौन नहीं समझता। आज की दुनिया में मनी एक ऐसा टूल है जो हमारी ज़िंदगी को आसान बना सकता है। अच्छा खाना, अच्छा घर, एजुकेशन, मेडिकल सपोर्ट, कंफर्ट और फ्रीडम तक। लेकिन जोशुआ बेकर अपनी किताब थिंग्स दैट मैटर में हमें एक बहुत ज़रूरी बात समझाते हैं। वेल्थ इज़न्ट द गोल, यानी पैसा ज़रूरी है लेकिन वही ज़िंदगी का अल्टीमेट मकसद नहीं होना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि आज बहुत सारे लोग इसी दौड़ में लगे हुए हैं कि बस ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ, इनकम बढ़ाओ और फिर सोचते हैं कि वही उनके जीवन का मीनिंग है। जबकि बेकर कहते हैं कि सिर्फ पैसा कमाना कोई असली मकसद नहीं हो सकता। अगर थोड़ा सोचकर देखें तो ये बात समझ में आती है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिले, अच्छी नौकरी मिले ताकि अच्छा पैसा कमाओ और पैसा कमाओ ताकि खुश रहो। लेकिन इसमें कहीं भी ये सवाल नहीं पूछा जाता कि तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हारी वैल्यूज़ क्या हैं, तुम्हें क्या करना सुकून देता है। पैसे की इस रेस में हम सब भाग तो रहे हैं,
लेकिन कभी ठहरकर सोचते नहीं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। जोशुआ बेकर हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम पैसे को एक टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं या हम खुद पैसे के टूल बन चुके हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं, ओवरटाइम कर रहे हैं, 2-2 जॉब कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि इनकम बढ़े। लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि वो असल में खुश हैं या नहीं, तो जवाब अक्सर अनक्लियर होता है। उनका पूरा समय इनकम बढ़ाने में चला जाता है, लेकिन रिलेशनशिप्स, हेल्थ, पीस और पर्सनल ग्रोथ पीछे छूट जाती है। बेकर कहते हैं कि ज़्यादा पैसा होने का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा मीनिंग भी है। बहुत से लोग हाई पेइंग जॉब्स में होते हैं, लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं। वो दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन रात को थक कर सोते समय उन्हें लगता है कि मैंने आज कुछ मीनिंगफुल नहीं किया। इसका कारण ये है कि उन्होंने अर्निंग को अपनी आइडेंटिटी बना लिया है। उन्हें लगता है कि उनका वर्थ सिर्फ उनके बैंक बैलेंस से तय होता है, लेकिन असली रिचनेस सिर्फ नंबर से नहीं आती, वो आती है सेटिस्फैक्शन, पर्पस और कनेक्शन से। ये समझना ज़रूरी है कि पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। अगर तुम पैसे का इस्तेमाल अपने गोल्स, पैशंस और लोगों की मदद करने के लिए कर रहे हो, तो वो पैसा सच में काम आ रहा है। लेकिन अगर तुम सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने, लग्जरी दिखाने या सिर्फ और पैसा बनाने के लिए पैसा कमा रहे हो, तो वो पैसा खुद एक बोझ बन जाता है। उस पैसे के लिए तुम्हें इतना वक्त देना पड़ता है कि तुम अपने बच्चों से, अपने हेल्थ से, अपनी हॉबीज से दूर हो जाते हो। और तब तुम रियलाइज करते हो कि तुमने पैसे के लिए वो सब कुछ खो दिया जो पैसा खरीद ही नहीं सकता। बेकर ये भी कहते हैं कि मनी की चेस एक नेवर एंडिंग लूप है। जब तुम 50,000 कमाते हो तो सोचते हो कि 1 लाख मिल जाए तो सब सेट हो जाएगा। फिर जब 1 लाख मिलने लगता है तो सोचते हो कि अब 2 लाख चाहिए ताकि और चीज़ें आ सकें। और ये साइकिल कभी रुकती नहीं। इंसान कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाता क्योंकि उसका फोकस सिर्फ अर्निंग पर होता है, लिविंग पर नहीं। ऐसे लोग बहुत देखे गए हैं जो कहते हैं कि बस एक बार घर ले लूं फिर शांति से जीऊंगा, या बस ये प्रमोशन मिल जाए फिर आराम से टाइम बिताऊंगा। लेकिन जैसे ही एक माइलस्टोन पूरा होता है, नया गोल सामने आ जाता है और इस प्रोसेस में वो लोग फॉरगेट कर देते हैं कि जिंदगी अब जीने के लिए है, बाद में नहीं। जोशुआ बेकर इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस को खुद से तय करना चाहिए, सोसाइटी से नहीं। सोसाइटी कहेगी कि सक्सेस बड़ी सैलरी है, बड़ा घर है, फॉरेन ट्रिप्स हैं। लेकिन तुम खुद से पूछो, क्या तुम्हें वही चाहिए? क्या तुम अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम चाहते हो? क्या तुम अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो? क्या तुम कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करना चाहते हो? अगर हाँ, तो तुम्हारा गोल पैसे से अलग है। बेकर का कहना है कि जब तुम अपने पर्पस को पहचानते हो और फिर पैसा उस पर्पस को सपोर्ट करने के लिए आता है, तब वो पैसा तुम्हारी ग्रोथ को बढ़ाता है। लेकिन जब पर्पस ही पैसा बन जाता है, तब इंसान एक मशीन की तरह काम करता है, सिर्फ कमाने के लिए। उसका दिल पीछे छूट जाता है, वो खुद को खो देता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।